Sharma, and today in this video we are going to study chapter 3 of class 12th history, social histories using the महाभारत। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम सेकंड टॉपिक से पढ़ने वाले हैं जो है किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेराइड प्रैक्टिसेस। यानी कि किनशिप मतलब परिवार, मैरिज मतलब शादी, उनके कुछ रूल्स, कुछ नियम कायदे, इन सारी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द फैमिलीज, यानी कि परिवार के बारे में पता लगाना। अब फैमिली सबकी अलग अलग तरह की होती है, किसी की जॉइंट फैमिली, किसी की न्यूक्लियर फैमिली, बड़ी फैमिली, छोटी फैमिली। फैमिलीज में हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। परिवारों में सुख दुख बांटना और खाना पीना शेयर करना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना और कभी कभी सीक्रेट शेयर करना, ठीक है। तो फैमिलीज में सबके अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं, सबसे अलग अलग तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है। एक तरीके से फैमिलीज जो है वो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, उसमें चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है। यानी कि रिश्तेदार मतलब रिलेटिव्स होते हैं। टेक्निकल टर्म में उन्हें क्या बोलते हैं, किनफोक, ठीक है। मतलब जब फैमिली में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो टेक्निकल टर्म में हम उसको किनफोक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब परिवार के बारे में पता लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि एक तरीके से रिश्तों को निभाने का जो नजरिया है वो हर जगह अलग अलग होते हैं। कुछ सोसाइटीज में यानी कि कुछ जगहों पर कजन्स के साथ ब्लड रिलेशन माना जाता है, यानी कि जो कजन्स होते हैं माना जाता है उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, और कुछ लोग मानते हैं कि खून का रिश्ता नहीं है। तो ये जो अलग अलग तरह का नजरिया है या अलग अलग तरह की मेंटालिटी है लोगों की, इसके हेल्प से हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी में लोग किस तरह का रिश्ता रखते हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, किससे वो कितना अच्छा बॉन्ड रखते हैं, कितना अच्छा उनका संबंध है, ठीक है। हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो फैमिलीज के बारे में जानकारी निकाले, परिवार के संबंधों के बारे में जाने। अब एलीट फैमिलीज यानी कि जो बड़े कुल की फैमिली होती है उनके बारे में जानकारी निकालना तो बहुत इजी था, पर साधारण लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी निकालना इतिहास में हमेशा से ही बड़ा कठिन रहा है, बड़ा डिफिकल्ट रहा है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी था ताकि ये पता चले कि समाज में किस तरह के लोग रहते थे, उनका अपने परिवार से किस तरह का संबंध था, किस तरह के नाते थे और किस तरह का बॉन्ड उनका था, ताकि पता चले कि किस एटमॉस्फेयर से वो आ रहे हैं, किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसा फिर वो सोसाइटी में बिहेव करते हैं, कैसी उनकी थिंकिंग है और कैसे उनके एक्शंस है, मतलब किस तरह के कर्म करते हैं, ठीक है। तो माइंडसेट यानी कि लोगों के विचार को जानने के लिए, लोगों के विचारों को जानने के लिए बहुत जरूरी था कि फैमिलीज के बारे में यानी कि परिवार के बारे में जानकारी निकाली जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, द आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी। पेट्रिलिनी का मतलब क्या होता है कि पिता के मरने के बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, वो बेटे के नाम हो जाएगी, बाद में उनके बेटे के नाम, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है। अब हमने बात करी किनशिप की। किनशिप मतलब परिवार। कभी कभी परिवार में कुछ मतभेद हो जाता है, यानी कि कभी कभी लड़ाई हो जाती है। महाभारत में भी एक ऐसा ही पॉइंट आया जब कौरव और पांडवास में लड़ाई हो गई, ठीक है। ये दो चचेरे भाइयों का ग्रुप था जो कि कुरु वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इनमें लड़ाई हो गई जमीन को लेकर, यानी कि प्रॉपर्टी और पावर, मतलब सिंहासन को लेकर कि तख्त पर कौन बैठेगा, इन सब चीजों को लेकर इनमें लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई कैसे सुलझी, बाद में युद्ध हुआ, युद्ध में पांडव जीत गए और कुल मिलाकर उनके नाम पर सारी जमीन, प्रॉपर्टी, सब कुछ उनके नाम हो गया, ठीक है। इस तरह से पेट्रिलिनी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल गया। पेट्रिलिनी का मतलब कि संपत्ति जितनी भी पिता की है वो बेटे को मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसका हक है उस पर उसे मिलनी चाहिए। ये चीज पहले भी समाज में फॉलो होती थी, बाद में भी फॉलो हुई, पर महाभारत की हेल्प से क्या हुआ, महाभारत जैसे युद्ध के बाद लोगों को पता चल गया कि पेट्रिलिनी यानी कि पिता की संपत्ति बेटे को मिलना, ये जो प्रथा है इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और बाद में पेट्रिलिनियस सक्सेशन प्रोक्लेम्ड हुआ, यानी कि जितनी भी आगे राजा महाराजा आए, जितनी भी डायनेस्टीज आई, उन्होंने इस प्रथा को बहुत अच्छे से फॉलो करा, ठीक है। जैसे पेट्रिलिनी होता है वैसे एक मेट्रिलिनी भी होता है। मेट्रिलिनी मतलब कि माता से मिली हुई जितनी भी चीजें हैं, उनकी जितनी भी संपत्ति है वो आगे उनके बच्चों के नाम होगी, ठीक है। अब हमने बात करी थी आगे जितने भी राजा महाराजा आए, जितनी भी डायनेस्टीज आई, उन्होंने इस प्रथा को फॉलो करा, पेट्रिलिनी की प्रथा को, पर कुछ ना कुछ बदलाव यानी कि कुछ वेरिएशंस थे। वो क्या वेरिएशंस थे, कभी कभी किसी राजा के बेटे नहीं होते थे
तो उनके छोटे भाई बहन को गद्दी पर बिठा दिया जाता था, ठीक है। और कभी कभी किसी दूसरे रिश्तेदार को, कोई चाचा मामा का लड़का, ठीक है, उसको गद्दी पर बिठा दिया जाता था या फिर वो सिंहासन पर बैठ जाते थे। और बहुत एक्सेप्शनल केस में जो हमें एग्जाम्पल मिलता है वो क्या है, प्रभावती गुप्ता का, ठीक है, जो कि गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करती थी। वो एक क्वीन थी, यानी कि वो एक महारानी थी, और एक बहुत एक्सेप्शनल केस है, यानी कि बहुत यूनिक हमें एग्जाम्पल मिलता है इनका, कि ये भी महारानी बनी, इनके हाथ में भी तख्त आया, ठीक है, इन्होंने भी राजकाज संभाला था एक टाइम पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल हमेशा से ही। लास्ट चैप्टर में भी बात करी थी, उनके पास जमीन थी जो उन्होंने दान में दे दी। इस चैप्टर में पता चला कि वो एक महारानी भी थी, उन्होंने सत्ता संभाली थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो वेरिएशन थी। वेरिएशन यानी कि कभी कभी प्रथा को फॉलो करने में कुछ बदलाव आ जाते थे, ठीक है। अब ये जो प्रथा थी पैट्रिलिनी की, कि पिता के मरने के बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेटे के नाम हो जाएगी, ये सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजा ही नहीं फॉलो करते थे। ये जो बड़े कुल के लोग होते थे, यानी कि बड़ी बड़ी फैमिलीज, अमीर घर के लोग जो होते थे या फिर जो ब्राह्मण होते थे, वो भी इस प्रथा को फॉलो करते थे, ठीक है। मतलब उनकी जितनी भी जमीन जायदाद है वो उनके मरने के बाद उनके बेटे या उनके आने वाले बच्चों के नाम हो जाएगी, ठीक है। और ऋग्वेद का नाम हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। ऋग्वेद एक बहुत पुराना ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, जो कि हिंदू धर्म का माना जाता है। तो ऋग्वेद में भी ये चीज लिखी हुई है कि पैट्रिलिनी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब ऋग्वेद से हमें एक और चीज मिलती है, एक सोर्स, वो है प्रोड्यूसिंग फाइन सन, ठीक है। अब ये एक मंत्र है जो कि हिंदू धर्म में जब शादियां होती है, जब ये मंत्र पढ़ा जाता है, तो ये ऋग्वेद से मिला है हमें, ठीक है, जो ऋग्वेद ग्रंथ है उससे। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जब शादी होती है तो जो कन्या का पिता होता है, ठीक है, यानी कि जो लड़की है उसके जो पापा होते हैं, एक तरीके से मंत्र में बोली जाती है बात कि मैं इसे अपने घर से मुक्त करके इसे इसके पति के घर भेजता हूँ, और इंद्र जो कि वर्षा के देवता हैं, बारिश के देवता, उनकी कृपा से इसका घर बना रहे, इसको पुत्र हो, अपने पति के घर में खुशहाल पूर्वक एक जीवन जिए, ठीक है। बिल्कुल टिपिकल हिंदू धर्म में जो वेडिंग होती है उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं, उनमें से एक का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एक तरीके से बताने के लिए कि किस तरह की रीत थी, किस तरह से शादियां वगैरह होती थी, उनमें कौन से मंत्र पढ़े जाते थे। अब हम नेक्स्ट सोर्स को डिस्कस करते हैं, जो है वाई किन्फो क्वेरल्ड, यानी कि ये जो कुरु वंश में कौरव और पांडव थे, इनकी लड़ाई क्यों हुई थी। इस सोर्स के बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, आदि पर्वन से। आदि पर्वन क्या है, संस्कृत में जो महाभारत लिखी हुई है उसका जो पहला भाग है, यानी कि उसका जो फर्स्ट सेक्शन है, उसको आदि पर्वन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि कुरुवंश में दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, ठीक है, यानी कि वो हैंडीकैप था, तो इसलिए वो राजा नहीं बन सकता था। तो उसके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया हस्तिनापुर का, ठीक है। बाद में उनको बच्चे हुए, धृतराष्ट्र के बच्चों का नाम था कौरव और पांडु के बच्चों का नाम था पांडव। तो पांडु जो था, जो राजा बना था हस्तिनापुर का, वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब पैट्रिलिनी को माना जाए तो उसके तहत पिता के मरने के बाद सारी संपत्ति बच्चों के नाम होती है, और अगर पिता राजा रह चुका है तो बाद में उसका बेटा ही राजा बनेगा। पर क्योंकि पांडव उस टाइम बहुत छोटे थे, इसलिए पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया, ठीक है। बाद में जब ये प्रिंस बड़े हुए, जितने भी राजकुमार थे, कौरव पांडव, जब ये बड़े हुए तो हस्तिनापुर के लोगों ने अपने ओपिनियंस रखनी शुरू करे, ठीक है, यानी कि अपनी राय देनी शुरू करी। वो पांडवों के फेवर में थे, यानी कि वो ये चाहते थे कि पांडव जो है उनमें से राजा बने कोई। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बलशाली थे, उनमें ज्यादा बुद्धि थी और वो ज्यादा एलिजिबल थे लोगों के अकॉर्डिंग। ये सारी बातें सुनकर कौरवों में जो सबसे बड़ा था, जिसका नाम था दुर्योधन, वो बहुत गुस्सा करने लग गया और वो बहुत ज्यादा जेलस फील करने लग गया पांडवों से, ठीक है, अपने ही कजन ब्रदर से। और ये बात सुनकर वो धृतराष्ट्र के पास गया, ठीक है, यानी कि जो कौरवों का पिता था धृतराष्ट्र, उसके पास जाकर उसने क्या बोला कि आपको राज्य नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप अंधे थे, आप हैंडीकैप थे, इसलिए आपके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। अब हमें राज्य नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम आपके बच्चे हैं और आपको तो ये सिंहासन मिल गया है, पर आपका ये सिंहासन कभी से था नहीं, ठीक है। और पैट्रिलिनी को माना जाए तो उसके तहत अब पांडवों को राजा बनना चाहिए और लोग भी उन्हीं के फेवर में।
तो इस तरह से कौरव तो हमेशा अकेले ही रह जाएंगे, यानी कि उनके पास तो ना कभी राज्य होगा, ना वो कभी सिंहासन पर बैठेंगे और ना उनके बच्चों को कभी राज्य का सुख मिलेगा। बस पांडव में से कोई राजा बन जाएगा, बाद में उनके बच्चे बनेंगे, बाद में उनके बच्चे, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वही राजा बनते जाएंगे और हमारी जो पूरी पीढ़ी आएगी यानी कि कौरवों के जो वंश होगा वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और उसमें से कोई राजा नहीं बन पाएगा और हमें ऐसे ही साइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ मिलता है, ये जो सोर्स मिलता है, इसके थ्रू क्या पता चलता है। अब कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, यानी कि इस बात को सच नहीं माना जाता कि एक्चुअल में ऐसा था भी या नहीं, बट कुछ कह नहीं सकते। इतिहास में अलग अलग तरह के ओपिनियंस होते हैं। इसके थ्रू हमें पता चलता है एक तरीके से महाभारत के बारे में कि ये जो लड़ाई थी वो हुई क्यों थी। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के अलग अलग नियम कायदे। ठीक है, अब हमने बात करी समाज में उस टाइम पर बेटों को अलग नजरिए से देखा जाता था कि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैमिली ट्री को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि वंश को बढ़ाने के लिए, और बेटियों को अलग तरीके से देखा जाता था। क्या माना जाता था कि पहली बात तो उनका घर के किसी भी रिसोर्स पर, किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है, और दूसरा कि उनकी शादी परिवार के बाहर हो जाए, यानी कि आउटसाइड द यूनिट। इसको कहते हैं एक्सोगैमी। अलग अलग तरह की शादियां होती थी, उसमें से एक होती थी एक्सोगैमी की, मतलब रिश्तेदारों में या परिवार में शादी ना हो, परिवार के बाहर शादी हो। ये उस टाइम पर सही माना जाता था। ठीक है, तो ये उस टाइम पे जो बेटियां थी उनके लिए ये चीज अच्छी मानी जाती थी। तो जो बड़े घर के लोग होते थे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम बन चुका था उस टाइम पर कि अपनी बेटी की सही टाइम पर शादी हो जाए और सही पर्सन से शादी हो जाए। ठीक है, ये जो चीज थी सही टाइम पे शादी हो, सही व्यक्ति से शादी हो, इसने एक प्रथा को जन्म दिया। ठीक है, क्या प्रथा थी वो, क्या बिलीफ था? कन्यादान। कन्यादान का मतलब क्या होता है, यानी कि गिफ्ट ऑफ डॉटर, कन्या को दान में देना। एक बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक कर्तव्य बन गया पिता का कि अपनी बेटी की सही टाइम पे शादी हो जाए सही पर्सन से। ठीक है, अब हमने सेकंड चैप्टर में बात करी थी कि नए नए टाउन्स इमर्ज हो रहे थे, यानी कि नए नए महाजनपद, जनपद आ रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, लोग आपस में चीजें खरीद बेच रहे थे। तो इन सारी चीजों के साथ लोगों के विचार भी टकरा रहे थे, यानी कि लोगों के जो ओपिनियंस थे लोग वो रख रहे थे। लोग बहुत सारी बातें करते थे अलग अलग चीजों के बारे में कि समाज में कौन सी चीज माननी चाहिए, किस चीज पर कितना विश्वास करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ना पहले के चीजों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये जो बातें कही गई हैं कि हमें ये चीज फॉलो करनी चाहिए, इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्या हमें इन्हें मानना चाहिए या नहीं, या इनमें से कौन सी बातें अच्छी हैं या कौन सी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस करनी शुरू करी। ठीक है, तो ये ब्राह्मणों के लिए एक तरीके से एक चैलेंज बन गया, उनके सामने एक चुनौती आई कि उन्होंने जिस तरह से बताया हुआ है कि लोगों को समाज में कैसे रहना है, लोगों ने इस चीज को चैलेंज करना शुरू कर दिया था, उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तो इस सवाल का, इस समस्या का कैसे हल निकाला ब्राह्मणों ने? उन्होंने सोशल नॉर्म्स लिख दिए, यानी कि कुछ नियम कायदे लिख दिए जो सोसाइटी में फॉलो होने चाहिए, उन चीजों को लिखना शुरू कर दिया ताकि लोग इन्हें पढ़ें और समझें कि कैसे सारी चीजों को इन्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, समाज में कैसे रहना चाहिए, कौन सी कैटेगरी को क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, और 500 BCE से इस चीज को धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में लिखा जाने लग गया। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र क्या होते हैं? कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें लिखा रहता है धर्म के बारे में कि किस धर्म के लोगों को कौन सा काम कौन सी एज में कब करना चाहिए, उसका सही टाइम क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। तो ब्राह्मणों ने जितने भी नॉर्म्स लिखे थे उनको भी लिखा गया धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास में। ठीक है, और मनुस्मृति भी लिखी गई। मनुस्मृति क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। मनुस्मृति का मतलब सबसे पहली बात तो मनुष्य के द्वारा हाथ से लिखी हुई कोई धार्मिक ग्रंथ, कोई टेक्स्ट। ठीक है, उसे मनुस्मृति बोलते हैं। मनुस्मृति को कंपाइल करा गया कब? अराउंड 200 BCE एंड 200 CE। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में मनुस्मृति को कब कंपाइल करा गया था, तो उसमें ये डेट लिख देना। ठीक है, तो मनुस्मृति में लिखा गया, वही ब्राह्मणों ने कुछ जो नियम कायदे लिखे थे कि समाज में कैसे रहना चाहिए, इन सारी चीजों को। तो जितने भी ब्राह्मण ऑथर्स थे, यानी कि जिन्होंने लिखा था इन बुक्स को, इन ग्रंथों को लिखा था,
वो क्या मानते थे कि ये सारी चीजें जगत में अच्छे से फॉलो होनी चाहिए, यानी कि पूरे जग में, पूरी दुनिया में ये चीजें बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के सबको फॉलो करनी चाहिए इक्वली। पर ऑब्वियसली इतना बड़ा भारत था और अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे, तो सारे लोग तो नहीं फॉलो करते थे। और साथ ही साथ धर्म शास्त्रास और धर्म सूत्रास जिनके बारे में बात करी, इनमें तरीके भी लिखे हुए हैं, यानी कि किस तरह से शादी होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग शादियों के तरीके जो एक सोर्स में मिलते हैं, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, यानी कि 8 तरीके जिनसे शादियां होनी चाहिए। इनमें से 4 तरीके मनुस्मृति में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यानी कि मनुस्मृति में माना गया है कि ये 4 तरीके सही हैं और बाकी के 4 तरीके अच्छे नहीं माने जाते, या फिर शायद वो 4 वो तरीके हैं जो दूसरे धर्म के लोग मानते हैं और दूसरे धर्म के लोग उसका पालन करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो ये माना जाता है कि जो पिता है वो अपनी बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दे, उसका बहुत सारे आभूषण यानी कि ज्वेलरीज पहना दे अच्छी अच्छी, और एक ऐसे पर्सन से उसकी शादी करें जो वेदों का ज्ञान रखता हो। ठीक है, और उसके पिता ने खुद उसे चूज करा हुआ हो। ठीक है, ऐसे पर्सन से उसकी शादी कर देना। ठीक है, एक दूसरे तरीके का है, वो क्या है कि पिता जो है अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दे रहे हैं कि दोनों खुश रहो, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और खुशहाल जिंदगी जियो। एक और तरीके का बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिलता है इसमें एग्जाम्पल, एक मतलब तरीका माना जाता है शादी का, तो वो क्या है, वो बेसिकली मॉडर्न लैंग्वेज में बात करूं तो लव मैरिज। वो क्या है, अपने टेक्स्ट में, अपनी एनसीईआरटी बुक में ध्यान से पढ़ो, लास्ट वाला जो गिवन है ना शादी का एक फॉर्मेट, यानी कि शादी का एक तरीका, उसमें लिखा हुआ है द वॉलंटरी यूनियन ऑफ द मेडन एंड हर लवर। वॉलंटरी मतलब इच्छा से, यूनियन मतलब गठबंधन, मेडन मतलब एक लड़की, और लवर यानी कि उसके प्रेमिका। ठीक है, तो मतलब उनका इच्छा से शादी होना, तो लव मैरिज ही कहते हैं इसे आज की डेट में। और ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये प्रेफर है, यानी कि इस टाइप की शादी को कर सकते हैं। तो मानी जाती है 8 तरीके बताए गए शादी के, उनमें से 4 अच्छे जो नहीं माने गए थे वो लिखे ही नहीं हुए हैं, जो 4 अच्छे माने गए थे वो लिखे हुए हैं, जिनमें से एक है लव मैरिज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द गोत्र ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिला है उसका क्या गोत्र होगा। अब गोत्र के बारे में बात करते हैं। जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अराउंड 1000 बिफोर कॉमन एरा के दौरान लोगों को गोत्र में क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। गोत्र क्या होता है, जितने भी वैदिक सीयर होते हैं, वैदिक सीयर यानी कि जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, उनके नाम पे गोत्र रख दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम मुनि या फिर वशिष्ठ मुनि। ठीक है, आपने सुना होगा नाम, इस तरह के ऋषियों के नाम पर गोत्र रख दिए जाते हैं लोगों के। तो गोत्र के बारे में 2 नियम है, 2 रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते थे ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अगर महाभारत में से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो क्या है कि कौन से 2 रूल्स थे गोत्र के ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग। पहला कि जो महिला है उसको शादी के बाद अपने पिता का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा कि सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेम गोत्र के लोग एक तरीके से एक दूसरे के रिश्तेदार और भाई बहन माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो ब्राह्मणों ने गोत्र के नियम तो बता दिए, ठीक है, अपने नियम लिख भी दिए, बता भी दिए, पर एक्सेप्शनल तो हर जगह होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग उनको फॉलो करें, कुछ लोगों के अपने अपने नियम भी होते हैं। अब भारत इतना बड़ा देश है आज भी, और उस समय पर तो अलग अलग देश विदेश से आके लोग रहते थे वहां पर, तो उनके कुछ अलग अलग नियम कायदे थे। सतवाहना रूलर्स थे वेस्टर्न इंडिया में। सतवाहना रूलर्स हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था इनके बारे में। तो ये वेस्टर्न इंडिया यानी कि दक्कन में रूल करते थे, तो इनके यहाँ कुछ अलग तरह की प्रथा होती थी। पहली बात तो ये पॉलीजिनी प्रैक्टिस करते थे। पॉलीजिनी यानी कि एक से ज्यादा पत्नी होना। तो ये तो इतिहास में फॉलो होता ही था कि एक राजा की एक से ज्यादा रानियां होती थी। तो इनकी जो रानियां होती थी उनके बारे में क्या पता चलता है कि ये जो इनकी वाइफ थी अपने पिता का गोत्र नहीं छोड़ती थी, यानी कि शादी के बाद भी ये अपने पिता के सरनेम को ही रखती थी, अपने हस्बैंड के सरनेम को अडॉप्ट नहीं करती थी। ठीक है, पर ब्राह्मण के जो नियम कायदे हैं उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, पर इन्होंने नहीं करा। दूसरा एक क्या चीज मिलती है
कि कभी कभी जो रूलर होता था सतवाहना रूलर और जो उसकी वाइफ होती थी उनका जो गोत्र था वो सेम रहता था, ठीक है। यानी कि एंडोगैमी प्रैक्टिस करते थे। एंडोगैमी मतलब एक ही परिवार में एक ही कुल में शादी हो जाना, ठीक है। और ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग ये बात भी सही नहीं थी। एक गोत्र के लोग तो शादी नहीं कर सकते, वो तो रिश्तेदार माने जाते हैं, एक परिवार के माने जाते हैं। पर सतवाहना रूलर्स की अलग तरह की प्रथा थी, वो अलग तरह की प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। अब इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं पॉलीजिनी के। पॉलीजिनी मतलब राजा की बहुत सारी रानियां होना। पर पॉलीएंड्री का मतलब जो महिला है उसका एक से ज्यादा पति होना। इसका एग्जाम्पल बहुत रेयर मिलता है और महाभारत में से ही मिलता है। बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है द्रौपदी का, जिसके 5 पति थे, 5 पांडव द्रौपदी के पति थे। और ये पॉलीएंड्री टाइप की मैरिज होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप की मैरिजेस के बारे में पढ़ा, उसमें से इसे पॉलीएंड्री माना जाता है। ये जो हमने शादी की बात करी कि सेम गोत्र के लोग आपस में शादी करते थे सतवाहना रूलर्स में, ये साउथ इंडिया में आज भी फॉलो होता है। साउथ इंडिया में कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनमें माना जाता है कि जो अपना परिवार है, अपना जो रिश्तेदार है, उनमें आपस में शादी करना सही माना जाता है, ठीक है। तो इंडिया में अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें फॉलो करी जाती हैं और इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण्स के जो नियम कायदे लिखे हुए थे उनको हर जगह लोग फॉलो नहीं करते थे। और एक और एग्जाम्पल है जो हमें सोर्स में मिलता है, वो क्या है, नेम्स ऑफ सतवाहना किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें सतवाहना किंग्स यानी कि जो सतवाहना डायनेस्टी के जितने भी राजा महाराजा थे उनके नाम मिलते हैं। तो उनके नाम किस तरह से लिखे हुए हैं, राजा गौतमी पुता सिरी सतकनी, ये एक नाम है। अब गौतमी पुता का मतलब गौतमी का पुत्र जिसका नाम है सिरी सतकनी, यानी कि इनकी जो पहचान है वो अपने माँ के गोत्र से होती है। आज भी हम सोसाइटीज में बात करें तो जितने भी बच्चे होते हैं या फिर उनकी जो गोत्र होता है या उनका जो सरनेम होता है वो अपने पिता के नाम पर रखा हुआ होता है, ठीक है। पर सतवाहना रूलर्स के केस में एक चीज बहुत यूनिक मिलती है, वो क्या है कि ये अपनी माताओं के नाम से पहचाने जाते थे। इनका नाम होता था गौतमी का पुत्र जिसका नाम है सिरी सतकनी। इस तरह से इनके नाम की पहचान होती थी। इसको कहते हैं मेट्रोनिमिक्स। मेट्रोनिमिक्स का मतलब माता के नाम से अपने नाम की पहचान करवाना, इसको मेट्रोनिमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है वर मदर्स इम्पोर्टेंट। क्या इतिहास में माताओं को इम्पोर्टेंट माना जाता था? अब हमें मेट्रोनिमिक्स का एग्जाम्पल मिला है, यानी कि माता के नाम पर अपने नाम की पहचान होना। इससे क्या पता चलता है कि सतवाहना रूलर्स में बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता था माताओं को, ठीक है। उन्हीं के नाम पे अपना नाम रखा जाता था, तो यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। पर साथ ही साथ हमें क्या पता चलता है कि सतवाहना रूलर्स में भी उनका जो सक्सेशन होता था वो पेट्रीलिनियल होता था, यानी कि जो भी संपत्ति जितनी भी प्रॉपर्टी मिलती थी उन्हें वो अपने पिता से ही मिलती थी, माता से नहीं मिलती थी। तो ये थोड़ा सा भेद आ जाता है कि बस वो गोत्र ही लेते थे माँ से, अपना जो नाम है वही लेते थे, संपत्ति वगैरह वो पिता से ही लेते थे। और एक और सोर्स भी जिसके थ्रू पता चलता है कि इतिहास में माताएं जो थी वो इम्पोर्टेंट थी या नहीं, वो है अ मदर्स एडवाइस। ये क्या सोर्स है, ये महाभारत में से लिया गया है। इसमें क्या बताया हुआ है कि जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध बिल्कुल इनएविटेबल हो गया था। इनएविटेबल का मतलब जब बिल्कुल निश्चित हो गया था कि युद्ध होकर ही रहेगा, अब और कोई चारा नहीं बचा है, तब गांधारी जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी यानी कि कौरवों की माँ थी, उसने अपने बेटे दुर्योधन से क्या कहा कि तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक लास्ट अपील करी, बिल्कुल लास्ट में एक रिक्वेस्ट करी थी, वो क्या थी कि तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, यानी कि पीस को फॉलो करना चाहिए। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो इससे शांति बनी रहेगी। और ग्रीड और एंगर यानी कि लालच और अहंकार यानी कि जो गुस्सा होता है वो शत्रु होते हैं, एक तरीके के एनिमी होते हैं जो इंसान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि इंसान का विनाश कर देते हैं। और तुम्हें इन दोनों चीजों को हटाना चाहिए और इन दोनों चीजों को अगर तुम त्याग कर दोगे तो वही असली जीत होगी। और तुम्हें इन दोनों चीजों को छोड़कर खुशहाली से शांति से रहना चाहिए अपने भाइयों के साथ, अपने जो तुम्हारे पांडव भाई हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं उनके साथ आराम से रहो। युद्ध में कोई धर्म नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है युद्ध का, बस विनाश ही होगा हर तरफ। और जरूरी भी नहीं है कि जीत तुम्हारी हो, ठीक है। और जीत भी तुम्हारी नहीं होगी और तुम्हें क्या ही खुशी मिलेगी अपने ही भाइयों को मारकर। तो इसलिए तुम शांति का मार्ग अपनाओ, खुशहाली से रहो। पर फिर भी
युद्ध हुआ, युद्ध में कौरव हार गए, पांडव जीत गए, और इसके थ्रू पता चलता है कि एक माता की दी हुई एडवाइस यानी कि एक माता की दी हुई राय को कितना फॉलो करा दुर्योधन ने। इसके थ्रू पता चलता है कि इतिहास में अलग अलग तरह के रिश्ते थे, अलग अलग तरह की फैमिलीज में, तो नहीं पता कि मदर्स इम्पोर्टेंट कुछ लोगों के लिए थी, कुछ रिश्तों में नहीं थी। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। माइंड मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, so please like this video, share this video, subscribe to my channel and yes, don't forget to hit the bell icon ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चलता है। थैंक यू।